नमस्कार। आशा करता हूँ कोरोना वायरस की इस महामारी से अभी तक आप सुरक्षित हैं और भगवान की कृपा से सुरक्षित ही रहेंगे। आपकी कंपटीशन क्लासेस की जो पढ़ाई है, तैयारी जो आप कर रहे हैं, जिसका लॉकडाउन की वजह से रिदम टूट चुका था, उस निरंतरता को बरकरार रखने के लिए मैं और मेरी श्रीनाथ वीर डिफेंस एकेडमी की संपूर्ण टीम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज रोजाना वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आगामी आने वाली जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें आप सफलतम रहें। और आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से सीरियसली देखेंगे और उसे अपने आप पर लागू करेंगे। देखिए, मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। रोजाना के एक घंटे के मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें अभी 5-7 दिन तक इस रेगुलरिटी को बनाने के लिए या आपसे जुड़ने के लिए 1 घंटे के बजाय मैं आपको आधा घंटे की वीडियो अपलोड करवाऊंगा। उसके बाद में अपनी क्लास जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके अनुसार बढ़ती जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग जिसे हिंदी में कहते हैं तर्क। देखिए, वैसे देखा जाए तो आज से कुछ समय पहले अगर इसके बारे में अपन बात करें तो ये गणित का ही हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ और कंपटीशन क्लासेस में इसके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आधार पर जब इसका वेटेज देखा गया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके जो टॉपिक है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको एक अलग से सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। गणित से हटाकर इसको एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया और इसका नाम दिया गया तर्क शक्ति। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिसे आप केवल और केवल आपसी तर्क वितर्क के आधार पर, सलाह मशवरे के आधार पर और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर हल कर सकते हो, जिसमें 2 भाग आते हैं। तर्क शक्ति 2 भागों में बटी हुई है, जिनमें से एक है शाब्दिक तर्क शक्ति और एक होती है अशाब्दिक तर्क शक्ति। शाब्दिक तर्क शक्ति को अंग्रेजी में बोला जाता है वर्बल रीजनिंग और अशाब्दिक तर्क शक्ति को बोला जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूं शाब्दिक रीजनिंग की। देखो, शाब्दिक रीजनिंग का मतलब यह है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि तर्क शक्ति का वो भाग जो शब्दों के समावेश से बना हुआ है, मतलब जिसमें शब्दों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं और शब्दों से मिलकर जब एक वाक्य का निर्माण करके वो क्वेश्चन का रूप ले लेते हैं। रीजनिंग के उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन है, उनको अपने शाब्दिक तर्क शक्ति के माध्यम से पढ़ें। जिसका सबसे पहला टॉपिक है जो कि समय से संबंधित है। इस टॉपिक में काम आने वाली जितनी भी इकाइयां हैं वो सारी की सारी इकाइयां समय को संबोधित करती हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग के उस भाग के बारे में बात करते हैं जो समय से संबंधित है, और समय से संबंधित अपन उन्हीं इकाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि अपने दैनिक जीवन में काम आती है। समय के से संबंधित जो मैथमेटिकली यूनिट है, नैनो सेकेंड, मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, उनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। अपन केवल और केवल चर्चा करेंगे सेकेंड की वो इकाइयां जो अपने दैनिक जीवन में काम आती है, और उनके बारे में आप सभी अच्छी तरह से अवगत जानते हो। समय की सबसे छोटी इकाई जो आपको सभी को पता है, जो अपने काम में आने वाली है, वो है सेकंड। 60 सेकंड जब आपस में मिलती है तो बन जाती है 1 मिनट, और 60 मिनट जब आपस में मिलती है तो बनता है 1 घंटा। इसी के साथ घंटों के समावेश से बन जाता है 1 दिन। मुख्य इकाइयों के बारे में बात कर रहा हूं। दिनों के समावेश से बन जाता है महीना। देखिए, दिन और महीने के बीच में सप्ताह, हफ्ता या पखवाड़ा, ये इकाइयां और आती है, लेकिन उन इकाइयों के बारे में बात जब इनके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे उसके बीच में आती जाएगी। लेकिन ये समय से संबंधित मुख्य इकाइयां हैं जो अपन अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। महीनों से बनता है वर्ष, वर्षों से बनती है शताब्दी, और इन सभी के साथ पृथ्वी में जो अपने ग्रह और उपग्रह हैं, उन ग्रह और उपग्रहों की पृथ्वी के साथ दिशा और दशा के आधार पर, उनके कक्षाओं में परिक्रमा के आधार पर कुछ एक वार निर्धारित किए गए हैं, जो कि कुल 7 होते हैं। इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, वार 7 होते हैं। 7 वारों का जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह, उसके बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार के लिए समय की इन इकाइयों को मैं विभाजित कर देता हूं
अलग अलग बांट के बता देता हूं कि अपन इन इकाइयों को किसके माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए आप सब जानते हैं समय की ये जो छोटी वाली 3 इकाइयां हैं, सेकंड, मिनट और घंटा, ये तीनों इकाइयां अपने दैनिक जीवन में काम आती है, लेकिन जिस उपकरण के माध्यम से अपन इन इकाइयों का अवलोकन करते हैं, सेकंड, मिनट और घंटा, इन इकाइयों को अपन जिस इकाई में या जिस उपकरण के माध्यम से देख सकते हैं वो होती है घड़ी। मतलब अगर आपको सेकंड देखनी है, मिनट देखनी है, घंटे के बारे में देखना है तो अपन सीधा सीधा घड़ी का उपयोग करते हैं। इसलिए ये रीजनिंग का एक अलग से टॉपिक है घड़ी, जिसमें अपने को सेकंड, मिनट और घंटे के बारे में पढ़ना है। और ये जो बड़ी वाली 5 इकाइयां हैं, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी और वार, इन इकाइयों के बारे में अपन पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर आप सभी जानते हो क्या होता है। कैलेंडर एक प्रकार की देखो जगह पर जो अपने घरों में लगा हुआ होता है, किसी भी हैंगर पे, किसी कील पे से लगा हुआ जो कैलेंडर होता है वो एक प्रकार की किताब होती है, जिसके माध्यम से अपन किसी भी आने वाली या किसी बीते हुए समय की इकाई का अवलोकन कर सकते हैं। मतलब भविष्य काल में किसी भी इकाई के किसी भी दिन, महीने, वर्ष, शताब्दी या वार के बारे में अपन कभी भी देख सकते हैं, बीती हुई किसी भी तारीख का वार अपन देख सकते हैं। इन सारी इकाइयों को समावेश करके एक किताब बनाई गई है, एक पुस्तिका बनाई गई है, इसका इन सब का एक समावेश किया गया, उस समावेश को नाम दिया गया कैलेंडर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत कैलेंडर के बारे में बता देता हूं कि कैलेंडर क्या है, किसने बनाया और इसको बनाने पर कोई किस व्यक्ति को श्रेय दिए गए, ये किसके आधार पर निर्मित किए गए, इन इकाइयों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सर, कैलेंडर, आज जिस कैलेंडर को अपन रोजाना काम में लेते हैं, जो कैलेंडर अपने दैनिक जीवन में रोजाना काम आ रहा है, वो कैलेंडर अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में एक देश है जिसका नाम है रोम। कैलेंडर रोम देश की देन है। रोम देश ने सबसे पहले कैलेंडर का निर्माण किया। इससे पहले भी 3 प्रकार के कैलेंडर बनाए गए, लेकिन उन कैलेंडरों में बहुत सी त्रुटियां, बहुत सी कमियां, बहुत सी खामियां थी, इसलिए उन कैलेंडरों को वेरीफाई नहीं किया गया, प्रमाणित नहीं किया गया। आगे जाकर एक ऐसा कैलेंडर आया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या खामी नहीं थी। समय से संबंधित सारी की सारी कसौटियों पर, सारी की सारी परीक्षाओं में खरा उतरने वाला जो कैलेंडर बना वो सबसे पहले बनाया था रोम ने। और रोम के जिस सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति ने इस कैलेंडर का निर्माण किया था, उस विद्वान व्यक्ति का नाम है पोप ग्रेगरी। कहीं जगह इसका नाम ग्रेगरी लिखा हुआ है, कहीं जगह इसका नाम ग्रेगरी लिखा हुआ है, ठीक है। वास्तविक नाम है इसका पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी का मतलब देखो, ग्रेगरी इसका नाम है और पोप है इसकी उपाधि। पोप उपाधि होती है किसी भी चर्च के पादरी की। ये रोम देश के चर्च में पादरी थे जिनका नाम था ग्रेगरी, और उन्होंने समय की सारी इकाइयों का समावेश करके एक पुस्तक का निर्माण किया जिनको इसमें नाम दिया कैलेंडर। देखिए अब बात करते हैं, ये बात होगी कैलेंडर के निर्माण की। अब बात करते हैं इस कैलेंडर की दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत करने के समय के बारे में। क्योंकि देखो आप सब जानते हो, कोई भी इकाई या कोई भी कार्य जब होता है, कोई नया शुभारंभ जब करते हैं तो अपना हमेशा शुभ मुहूर्त देखते हैं। वैसे तो भारतवर्ष में तो शुभ मुहूर्तों का भंडार बड़ा बड़ा है। एक साल के 365 दिन में रोजाना शुभ मुहूर्त होते हैं। कई बार कोई किसी की दशा लग जाती है, कभी किसी की दशा लग जाती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में भी अच्छा समय, बुरा समय, शुभ, अशुभ, कई प्रकार के भारतीय संस्कृति में कई प्रकार की टाइमिंग को देखा जाता है। लेकिन विश्व में शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी को मद्देनजर रखते हुए रोम देश में जब वहां के एक राजा थे, राजकुमार का जन्म हुआ था, उस जन्म पर उनके नामकरण के लिए जब पोप ग्रेगरी को बुलाया गया तो पोप ग्रेगरी ने उस राजकुमार का नामकरण करके वहां उपस्थित जनता के सामने इस कैलेंडर को प्रस्तुत किया था कि मैंने एक समय का एक ऐसी पुस्तक बनाई है जिसके माध्यम से आप किसी भी भूतकाल या भविष्य काल की समय की इकाई का मापन कर सकते हो। और उस राजकुमार का नाम था जीसस क्राइस्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये जीसस क्राइस्ट वही दार्शनिक और वही विचारक है जो आगे जाकर इस
पूरे विश्व के लिए एक धर्म गुरु के नाम पर या एक मोटिवेशनल गुरु के नाम पर प्रख्यात हुए, जिनके सुविचार आज भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोम के रहने वाले थे। और जीसस क्राइस्ट नामक राजकुमार के जन्म के ऊपर इन्होंने कैलेंडर की उद्घोषणा की थी। यह कैलेंडर का बेसिक परिचय भी, कैलेंडर बनाया किसने। अब इसके बाद में बात करता हूं कि कैलेंडर बनाया तो उस बनाने वाली तिथि को या बनाने वाले प्रथम दिन को उन्होंने किस प्रकार से स्पष्ट किया। देखिए साहब, कैलेंडर जिस वार को बनाया गया था या कैलेंडर का जो प्रथम दिन था, उस प्रथम दिन को वार रखा गया सोमवार। याद रखना, कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार था और सोमवार कैलेंडर का प्रथम दिन होने के कारण ही सोमवार को उत्पत्तिवार के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूशन एग्जाम में सीधा सीधा उत्तर कर दिया जाता है कि उत्पत्तिवार किसे कहा जाता है, तो उत्पत्तिवार के नाम से किसे जाना जाता है, सोमवार को। और इसका जो तारीख रखी गई थी, दिन जो घोषित किया गया वो दिन था 1 जनवरी। 1 जनवरी को अगर सीधा सीधा कोई पूछे कि कैलेंडर के प्रथम दिन को तारीख थी 1 जनवरी और उसको वार था सोमवार। सोमवार को उत्पत्तिवार के नाम से जाना जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 1 जनवरी को सोल्ट में 1 AD भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है। 1 AD को वार क्या था, 1 AD को वार था सोमवार। और 1 AD सोल्ट फॉर्म है 1 जनवरी की, जिसमें AD की फुल फॉर्म कई जगह एलोडोसिस बताई गई है और कई जगह ईसा पूर्व बताई गई है, जिसका स्पष्टीकरण सीधा सीधा यही है कि जिस प्रकार जीसस क्राइस्ट कैलेंडर के निर्माण का श्रेय या कैलेंडर का निर्माण रखा गया जीसस क्राइस्ट पर आधारित, उसी प्रकार से प्रथम तारीख एलोडोसिस पर आधारित रखी गई थी, इसलिए 1 AD की फुल फॉर्म एलोडोसिस है। ये कैलेंडर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन की कैलेंडर क्या है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कैलेंडर की ये काम आने वाली इकाइयां, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी और वार का मतलब ही आप ये रोजाना दिन को देखते हो, जिनमें आती है वार, दिन, महीना, वर्ष और शताब्दी। यहां पर एक एक शब्द को मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपने बहुत सी जगह अपने दैनिक जीवन में ये बातें सुनी है। जैसे दिन लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने कई बार तारीख भी सुना है, इसकी जगह आपने कई बार तिथि भी सुनी है, इसकी जगह आपने कई बार दिवस भी सुना है। जैसे लिखा गया महीना, महीने की जगह आपने कई बार माह भी सुना है। जैसे लिखा गया वर्ष, वर्ष की जगह आपने कई बार साल भी सुना है। शताब्दी, शताब्दी के स्थान पर कई जगह आपने सदी भी सुना होगा। इन शब्दों का मतलब क्या है, इनमें अंतर क्या है, एक एक पॉइंट के बारे में विस्तृत बताकर इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं है। कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया जाए। कंपटीशन के बेसिक परिचय या उसके इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। इसलिए या तो कोई टॉपिक पढ़ो और अगर उसको पढ़ो तो फिर ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं वार के बारे में। देखिए साहब, आप शायद भली भांति प्रकार से वाकिफ है कि वार होते हैं 7 और इन 7 वारों का निर्धारण जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करने वाले ग्रह और उपग्रह हैं, उन ग्रह और उपग्रहों की पृथ्वी के साथ दिशा और दशा के आधार पर जो सोलर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने वार का निर्धारण किया गया और वार है 7। अब यहां से कुछ एक मैं काम की बातें आपको बताने वाला हूं, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए साहब, 7 वारों का एक व्यवस्थित समूह है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 7 जो वार होते हैं, उन वारों का क्रम, उनकी सीक्वेंस हमेशा सेम रहती है। हर बार सोमवार के बाद मंगलवार ही आना है, सोमवार से पहले रविवार ही आना है, इनका क्रम कभी नहीं टूटता। इसलिए 7 वारों का ये जो व्यवस्थित समूह बनता है, इस समूह को कहा जाता है सप्ताह। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। 7 वारों का व्यवस्थित समूह कहलाता है सप्ताह और 7 वारों का अव्यवस्थित समूह कहलाता है हफ्ता। एक शब्द आया है सप्ताह, दूसरा शब्द आया है हफ्ता। दोनों में 7-7 दिन है, लेकिन 7 दिन या 7 वारों का व्यवस्थित समूह सप्ताह और अव्यवस्थित समूह होता है हफ्ता। अब सप्ताह और हफ्ता में अंतर क्या है वो समझ लीजिए।
7 वारों का व्यवस्थित समूह एक सप्ताह तभी कहलाता है जब उसकी शुरुआत रविवार से होकर समापन शनिवार का होता है। कई जगह सप्ताह सोमवार से रविवार भी बताया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अच्छी तरह से अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि सप्ताह रविवार से शनिवार तक होता है। रविवार से लेकर शनिवार तक के 7 वारों के समूह को सप्ताह कहा जाता है और इस सप्ताह की शुरुआत रविवार से होने के कारण ही रविवार को आधारवार के नाम से जाना जाता है। वार से संबंधित 2 पॉइंट। उत्पत्तिवार के नाम से जाना जाता है सोमवार को, क्योंकि उससे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, और आधारवार के नाम से जाना जाता है रविवार को, क्योंकि उससे सप्ताह की शुरुआत होती है। और अव्यवस्थित जो समूह है वो कहलाता है हफ्ता। जैसे मैं आपको कहूं कि मंगलवार से लेकर सोमवार तक, तो मंगलवार से लेकर सोमवार तक वार तो 7 हो गए, लेकिन इन 7 वारों का क्रम सही नहीं है, इन 7 वारों का शुरू और एंड का वार सही नहीं है, इसलिए ये सप्ताह न होकर कहलाएगा हफ्ता। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया 21 से 27 तारीख, 21 से 27 तारीख तक दिन 7 हो गए, लेकिन वारों का कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए ये सप्ताह न होकर हफ्ता कहलाएगा। ये होता है साहब वार के बारे में पूरा का पूरा स्पष्टीकरण कि वार क्या है, वार कितने होते हैं, वारों में से सोमवार और रविवार को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, इनके व्यवस्थित समूह को किस नाम से जाना जाता है और अव्यवस्थित समूह को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में संपूर्ण स्पष्टीकरण मैंने दे दिया। इसके बारे में अपन बात करते हैं। वार के बारे में अगला पॉइंट आता है दिन। ध्यान से सुनो, एक दिन क्या होता है? जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर, इस अक्ष पर पृथ्वी इस प्रकार से घूर्णन करती है। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसमें लगने वाली समय अवधि को एक दिन से निर्धारित किया जाता है, जिसमें अब सुनना चाहते हैं, पृथ्वी जब अपना अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो वो एक दिन कहलाता है, जिसमें अब दिन की टाइमिंग बता रहा हूं कि दिन में कितने घंटे होते हैं, इसके बारे में 2 पॉइंट अपने सामने आते हैं, दोनों के बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, एक तो वो दिन बता रहा हूं जो बॉब ग्रेंडी ने अपने कैलेंडर में डिस्कस किया है, और एक वो दिन दोनों में स्थितियों में, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कितनी त्रुटि आती है और उस त्रुटि का आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक तो वो दिन है जो बॉब ग्रेंडी ने निर्धारित किया गया है, और एक वो दिन है जो सौरमंडल के अनुसार निर्धारित किया गया है। मतलब एक तो बॉब ग्रेंडी द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय कैलेंडर का जो राष्ट्रीय वर्ष है उसके आधार पर तो दिन क्या है, और एक सौर वर्ष के आधार पर दिन क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी त्रुटि है, दोनों के मान अलग अलग है। अब वो अलग अलग कौन से हैं? देखिए साहब, बॉब ग्रेंडी ने जो दिन बनाया था उस दिन में उन्होंने एक 24 घंटे का बखान किया है कि एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, लेकिन सौरमंडल के आधार पर जब एकदम पुष्टि की जाती है, जब उसका सटीक परीक्षण किया जाता है, तो सौरमंडल ये कहता है कि पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसे 24 घंटे नहीं 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है। मतलब बॉब ग्रेंडी के अनुसार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जबकि सौरमंडल के अनुसार एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड होते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो बॉब ग्रेंडी के द्वारा बनाया गया जो कैलेंडर है वो सौरमंडल के कैलेंडर से टाइमिंग में या समय में जो त्रुटि प्रदर्शित करता है वो त्रुटि आपके सामने है। ये लगभग 3 मिनट और 12 सेकंड आगे चलता है, क्योंकि सदा पर चलते हैं कैलेंडर में दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी और वार का समावेश होता है। कैलेंडर का निर्माण जिस बॉब ग्रेंडी ने किया था जो वर्ष के आधार पर 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड है, जबकि बॉब ग्रेंडी के आधार पर 24 घंटे ये 3 मिनट और 12 सेकंड की इसमें त्रुटि आती है। इस त्रुटि का आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन बात करेंगे जब वर्ष के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल इस दिन में बहुत सी बातें छुट्टी हुई है जिनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं बॉब ग्रेंडी द्वारा बनाए गए कैलेंडर की, इसलिए अपन एक दिन में 24 घंटे ही मानकर चलेंगे।
जब एक्यूरेसी की बात आ जाती है कि वास्तविकता में कितना होता है, तो आपको उस समय पर ध्यान देना है कि वास्तविकता में 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड होते हैं। वैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटे को अगर अपन दो भागों में बांटे तो उनमें से 12 घंटे तो होते हैं रात्रि के और 12 घंटे होते हैं उजाले के। मतलब प्रातः 6 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक और सायं 6 से प्रातः 6 बजे तक के जो समय है उनको दो भागों में बांटा गया, जिनमें से सायं 6 से प्रातः 6 बजे तक का जो टाइम है जिसे अपन रात या रात्रि कहते हैं, और इसी प्रकार जो 12 घंटे जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम है जिसे अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि अभी दिन है। आपके दिमाग से इस बात को निकाल दें। प्रातः 6 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक का जो 12 घंटे का समय है वो दिन नहीं दिवस कहलाता है। दिन 24 घंटे का जो समय है वो पूरा का पूरा दिन कहलाता है, और जिसे अपन दिन की परिभाषा कहते हैं, जिसे अपन दिन के नाम से जानते हैं, वो वास्तविकता में दिन न होकर दिवस कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखें, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण इस भारत में सभी धर्मों के अनुसार माना जाने वाले सबसे बड़े दो त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिन्हें अपन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इनके साथ में दिवस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये पर्व, ये त्योहार सूर्योदय के पश्चात जब झंडारोहण किया जाता है तब से लेकर सूर्यास्त से पहले झंडा जब उतार लिया जाता है तब तक के लिए ही मान्य होते हैं। इसीलिए इनके साथ स्वतंत्रता दिन या गणतंत्रता दिन नाम प्रदर्शित न करके स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये जो 12 घंटे के 24 घंटे के दो भाग हुए हैं, इनमें अगर अपन केवल 3 घंटे के समय की बात करते हैं तो 3 घंटे का समय पुराने राजा महाराजा प्रशासन काल से 3 घंटे के समय को एक पहर के नाम से जाना जाता है। 3 घंटे का समय कहलाता है एक पहर। पहले राजा महाराजाओं के शासनकाल में जो किला दुर्ग की चौकसी के लिए पहरेदार रखे जाते थे, उनका नाम पहरेदार इसीलिए होता था क्योंकि वो केवल और केवल 3 घंटे के रक्षक होते थे। 3 घंटे के पश्चात उसकी जगह दूसरे किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगती थी, इसीलिए उनको पहरेदार के नाम से जाना जाता है। पहरेदार का मतलब जो केवल एक पहर का रक्षक होता है, जो केवल 3 घंटे का रक्षक होता है, इसलिए ध्यान रखना 3 घंटे का समय कहलाता है एक पहर। और इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन में चूंकि 24 घंटे होते हैं इसलिए एक दिन में 8 पहर भी कहे